हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 15 को है और गवर्नमेंट स्कीम्स किसी भी एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहती हैं। चाहे आप स्टेट का पीएससी दे रहे हो, जेकेएसएस भी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो और भी कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन बिकॉज हैवी वेटेज पूछी जाती है वहाँ से गवर्नमेंट स्कीम से। तो इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़ो। तो दोस्तों जिन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स पहले से पढ़ रखी हैं वेल एंड गुड, उनके लिए अच्छा होगा, रिवीजन हो जाएगा। और जिसने पहले से नहीं पढ़ी हैं, ये सेशन इज़ मोर देन इनफ टू टीच यू ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स विच वर इन द न्यूज़ इन 2023। दोस्तों जो इस साल गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं उनकी पूरी कंपाइलेशन लेके आए हैं हम। तो इसलिए तो इस सेशन में आज हम दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना, क्योंकि क्या पता कई बार ऐसा होता है कि जो स्कीम हम लास्ट में डिस्कस करते हैं शायद वही एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमने हर एक मिनिस्ट्री की स्कीम ली है, तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को पक्का देखना। और मैं एश्योर करता हूँ दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस सकता है। ठीक है दोस्तों, आई हैव ट्राइड कि जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम हो मैं वो सारी लेके आ जाऊँ, कवर करवाऊँ इस सेशन में। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का जो होगा वो हम कल लेके आएंगे। ठीक है, हर एक हम मिनिस्ट्री वाइज चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली मिनिस्ट्री है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। दोस्तों पहली स्कीम आएगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए दोस्तों, ये जो इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद अबाउट 1/3 to 1/4 ऑफ अवर क्रॉप वेस्टेज हो जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस क्रॉप को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारे पास कोल्ड सप्लाई चेन नहीं होती है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, बैकवर्ड लिंकेजेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वेयर हाउसेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फंड होगा ये हेल्प करेगा वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारा मिनिमाइज कर सके आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज डन। ठीक है जी, पर्पस आपको क्लियर हो गया इसका क्या है? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। एजेंसी कौन सी होगी दोस्तों इसको जो इम्प्लीमेंट करेगी? डेट विल बी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों। दो टाइप की स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है। जो सेंट्रल सेक्टर होती है इसमें 100% फंडिंग होती है, दैट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट बैठी है। ठीक है, सेंट्रल यानी कि मोदी गवर्नमेंट होगी, बीजेपी गवर्नमेंट, दैट विल बेयर द 100% फंडिंग। और जो दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी दोस्तों, वहाँ पे शेयरिंग होती है, यानी कि सेंट्रल कुछ फंडिंग देती है, कुछ फंडिंग स्टेट देती है, उसके बेसिस पे शेयरिंग होती है। यूजुअली क्या होती है दोस्तों? 60-40 की रेशियो में होती है। 60% सेंट्रल देता है, 40% स्टेट देता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होगी और आपके हिमालयन स्टेट्स होंगे और स्पेशल स्टेट्स होंगी, वहाँ पे 90 और 10 की रेशियो रहती है, यानी कि 90 सेंटर देगा और 10 स्टेट देगा। और यूटी के केस में दोस्तों 100% फंडिंग सेंटर द्वारा होती है। ठीक है, ये क्योंकि ये बार बार चीज़ें आएंगी इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी यानी कि 100% अमाउंट इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर क्या होगा दोस्तों? 2032 से 2033 तक रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या मैंने बताया, वही दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। देखिए ऑब्जेक्टिव है टू मोबिलाइज अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। ठीक है दोस्तों, बेनिफिशरीज कौन होंगे इसके अंदर? फार्मर्स होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होंगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे और स्टेट एजेंसीज होंगी और एपीएमसी। पैक्स दोस्तों क्या होता है? देखिए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कि फार्मर उसके मेंबर्स होते हैं, इसका प्रॉपर एक चेयरमैन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका लिंकेज फर्दर बैंक के साथ भी होता है, जिसमें कि अगर किसान अगर कुछ पैसे वगैरह अपने देते हैं तो अगर उनको लोन वगैरह चाहिए होगा या कुछ एग्रीकल्चर अगर इन्होंने इनपुट लेना है तो ये पैक्स उस फार्मर को हेल्प करती हैं। पैक्स का लिंकेजेस फर्दर कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ भी होता है ताकि प्रॉपर रूरल क्रेडिट सप्लाई होता रहे फार्मर्स को, ताकि उनको ज़्यादा इश्यूज़ ना हो एग्रीकल्चर वगैरह करने में। ठीक है, पैक्स का इसलिए ये पर्पस होता है। एफपीओज भी दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जिसमें कुछ किसान साथ मिल के आके एक बनाते हैं। दोस्तों अगर एक किसान अकेला अगर मंडी में
कुछ बेचने जाएगा फसल वगैरह, उसकी बार्गेनिंग पावर भी कम होती है और उसको उसके जो सही अमाउंट होना चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए, वो भी नहीं देता है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हो तो उसकी किसान की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है और उसको अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं उसको। तो इसलिए दोस्तों ये FPO फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती हैं, एक ना क्लस्टर टाइप का बनाते हैं ताकि फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकें। ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, और स्टेट एजेंसी और APMC क्या होती है दोस्तों, जहाँ पे किसान अपनी फसल बेचता है। ठीक है, यहीं बेच सकता है, इसके बाहर नहीं बेच सकता है। एलिजिबल कम्युनिटी एसेट्स प्रोजेक्ट दोस्तों क्या बनेंगे इसके अंदर, इसमें प्रोजेक्ट्स प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लस्टर ऑफ द क्रॉप्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होंगे टू बिल्ड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कि क्या होगा, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी स्कीम है दोस्तों, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि शेयरिंग होती है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। बेनिफिशियरीज कौन से होंगे दोस्तों, सारे फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन पे भी काम कर रहे हैं, वो फार्मर भी इस स्कीम के अंदर आते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। नेचर क्या है दोस्तों, इट इज़ वॉलेंट्री है, यानी कि कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए। इवन कोई अगर फार्मर लोन भी लेता है उसके लिए भी कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंट्री स्कीम है दोस्तों। पर्पस क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। अगर एक किसान अपनी खेतों में कुछ ज़मीन वगैरह वो उगाता है, क्रॉप उगा रहा है, और अगर किसी कारणवश सूखे के कारण, रेनफॉल के कारण, थंडरस्टॉर्म के कारण, हेल स्टॉर्म के कारण अगर उसकी फसल मतलब बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये जो स्कीम है उस क्रॉप को इंश्योरेंस देगी, यानी कि फार्मर को जितनी का नुकसान हुआ उसकी उतनी वैल्यू परमिट कर देगी। और इसमें एजेंसीज कौन सी होती हैं दोस्तों, नॉर्मल कोई इंश्योरेंस एजेंसीज, कोई भी आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके दोस्तों, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉस, डैमेज एंड स्टेबलाइजिंग देयर इनकम। ठीक है जी, अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। चलिए दोस्तों, क्रॉप इंश्योरेंस इस स्कीम ने अंदर अपनी दो स्कीम्स को सब्ज्यूम किया था। फर्स्ट थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड सेकंड वाली थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों, किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ता है, क्रॉप्स कौन सी कवर है, प्रीमियम कितना देना पड़ता है, 5% होता है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए। अभी सपोज दोस्तों अगर कोई कंपनी मांग रही है 30% ऑफ द प्रीमियम, यानी कि अगर कंपनी बोल रही है आप हमको 30% इंश्योरेंस दो और हम आपकी क्रॉप्स का कवर करेंगे पूरा। तो दोस्तों, अगर किसी किसान ने कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगाई है, वो 30 में से सिर्फ 5% ही देगा, बाकी 25% होगा वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 30% हो गया, जिसकी वजह से कल को डैमेज हो जाता है क्रॉप को, तो वो सारा का सारा जो पैसा है वो किसान को वापस दिया जाएगा। और इसमें इवन एनिमल अगर अटैक करते हैं किसी भी कारण से दोस्तों, अगर उनकी क्रॉप खराब होती है तो वो सारा पैसा मिलेगा उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्कीम दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान स्कीम है। इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मीन्स 100% फंडेड बाय द सेंटर। पर्पस क्या है, टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स। बेनिफिशरीज कौन है दोस्तों, सारे के सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन। टेन्योर क्या होगा दोस्तों, 6,000 आपको पैसे मिलेंगे पर साल के लिए, 2,000 की इंस्टॉलमेंट मिले करेगी हर 4 मंथ में। ठीक है, PM किसान सम्मान निधि में एक टोटल अमाउंट मिलता है 6,000 का, 2,000 आफ्टर एवरी 4 मंथ। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इनकम सपोर्ट करना टू ऑल द लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिलीज। दोस्तों, इस केस में फैमिलीज की क्या डेफिनेशन है, फैमिलीज में दोस्तों आएगा हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगी एंड माइनर चिल्ड्रन आएंगे। ठीक है दोस्तों, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कौन करता है, इट इज़ डन बाय द स्टेट या UT गवर्नमेंट द्वारा की। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, स्टेट या UT गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि कौन से बेनिफिशियरी इसमें नीडेड है। ठीक है दोस्तों, इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, यानी कि एक किसान खुद अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू PM किसान पोर्टल पे जाकर या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी खुद को रजिस्टर करवा सकता है। तो जितने भी बेनिफिशरीज होंगे दोस्तों, उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड आपको शॉर्ट टर्म लोन लेने में हेल्प करता है। अगर आपने एनिमल या फिश पालन का करना हो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा, जिसमें कि अगर आपको 4% इंटरेस्ट लगाया जाएगा और अगर आपने टाइमली रीपेमेंट की है। ठीक है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड कौन से इशू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इशू करते हैं, ताकि किसान को अगर लोन वगैरह चाहिए होगा फार्मर को तो वो इसके थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, और एक सॉइल हेल्थ कार्ड होता है दोस्तों, डैट इज़ मेंट फॉर द सॉइल की
कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि अगर सॉइल की अगर आपने देखना है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो कितने हैं, माइक्रो कितने हैं, तो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, उसके थ्रू आप अपनी सॉइल की जो हेल्थ है उसको चेक कर सकते हो। इन किसान क्रेडिट कार्ड इज डिफरेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्कीम दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। टाइप क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्पस क्या है? ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों? वो फार्मर जिनके लैंड का एरिया आपको 2 हेक्टर है और जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है। पीएम किसान मानधन योजना। ठीक है। फंड मैनेजर कौन है दोस्तों? एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? जब किसान दोस्तों स्मॉल और मीडियम मार्जिनल फार्मर जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाती है तो उनकी सेविंग्स बहुत निग्लिजिबल होती हैं, बहुत कम होती हैं। 60 साल के बाद उनकी एक प्रॉपर पेंशन बनाने के लिए, ताकि एक उनकी इनकम बनी रहे, उस इसलिए ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी, पीएम किसान मानधन योजना। देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए इसके। टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन देयर ओल्ड एज व्हेन दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड मिनिमल और नो सेविंग्स टू टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें? आपको एक 3000 मंथली पेंशन मिलेगी ही मिलेगी 60 साल अचीव करने के बाद। किसको? किसानों को। मंथली कंट्रीब्यूशन कितनी होती है दोस्तों? ये 55 हो सकती है, 200 हो सकती है, डिपेंडिंग आप किस एज में स्कीम को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है। जितनी ही आप स्कीम दोगे, सपोज अगर आप 100 रुपीज़ पे कर रहे हो और 100 रुपीज़ ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करेगी आपको। ठीक है। तो 200 रुपये हो जाएंगे टोटल। 100 इज़ बोर्न बाय यू वाइल 100 इज़ बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों जिसने स्कीम ली है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस होगा उनको उसको सिर्फ 50% ही पेंशन मिलेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। सो नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। पीएम कृषि सिंचाई योजना दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि शेयरिंग होती है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। पर्पस क्या है इसका? टू इनहेंस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेटेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरीगेशन। दोस्तों जितनी आप उगा रहे हो, यानी कि ज़मीन अगर क्रॉप वगैरह कोई उगा रहे हो, जितना हो सके मैक्सिमम वो उसको इरिगेशन के अंडर लेके आना, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 टाइप के फंड बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड एंड मैक्रो इरिगेशन फंड, जो कि नाबार्ड के थ्रू होते हैं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड क्या हो गया? इसमें क्या होगा कि सेंटर और स्टेट दोनों अपने बजट का कुछ अमाउंट इस फंड में डाल देंगे, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड में। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम के थ्रू कुछ हेल्प करनी है तो वो क्या करेगा? इस लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के थ्रू कुछ लोन लेगा, जो कि लोन होगा बहुत मिनिमम रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर उनको ट्यूबवेल बनाने हो, रिजर्वायर बनाने हो, स्ट्रीम्स वगैरह बनानी हो, जिसमें कि लंबा टाइम जाता है, थोड़ा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने हो, उसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के थ्रू आपको हेल्प करेगा इन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और माइक्रो इरिगेशन फंड क्या करता है दोस्तों? इस स्कीम का एक ये मतलब ही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि जितना आपको क्रॉप में पानी की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उतनी ही दी जाए, पानी का वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो। इसमें आगे स्प्रिंकलर इरिगेशन आ जाएगा, आपका वो आ जाएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कंसेप्ट आ जाएगा। देन आपका फर्टिगेशन आ जाएगा, जिसमें फर्टिलाइज़र और इरिगेशन एक साथ चलती है, ताकि जितना मिनिमम हो सके उतना करें। ड्रिप इरिगेशन भी आ जाएगा। ठीक है। और ये सारा लॉन्ग टर्म में आएगा। और माइक्रो में क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बताया, स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, फर्टिगेशन हो गया, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, सारे माइक्रो इरिगेशन फंड में आ जाएंगे। ठीक है, जितना नाबार्ड ऑपरेट करेगा। ठीक है। मॉनिटरिंग कौन करता है दोस्तों स्कीम की? सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन, हर खेत को पानी, वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप और फोकस मैनर को उसमें इम्प्लीमेंट करना। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम के 4 कंपोनेंट हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, हर खेत का पानी, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। सो नेक्स्ट स्कीम इज मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट इसमें शेयरिंग करते हैं पैसों की। इस काम क्या है दोस्तों? इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द कंट्री, पूरे देश में हॉर्टिकल्चर की अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है दोस्तों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो स्कीम में हेल्प हो सके। कवरेज का है दोस्तों, इसमें पूरी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को और उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, इनक्रेज करना फार्मर्स को, ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके इस सेक्टर में। किस सेक्टर में? यानी कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में।
ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स कवर्ड हैं हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में? इसमें आ जाएंगे फ्रूट्स कवर्ड हैं आपके, वेजिटेबल, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट है, कैशू है, कोकोआ है, बैम्बू है, मशरूम है, स्पाइसेस है, फ्लावर्स है। फंड शेयरिंग पैटर्न क्या है दोस्तों? 60-40 फॉर द नॉर्मल, 90-10 हो जाएगा फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट एंड स्पेशल स्टेटस स्टेट होती हैं उनका भी, और बाकी उनका 100% आ जाएगा यूनियन टेरिटरी के केस में। ठीक है जी, चलिए इसके अंदर सब स्कीम कौन सी आती हैं? नेशनल मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर के अंदर इसे आएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड। दोस्तों अभी ये हमारी नेक्स्ट स्कीम है, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री के अंदर परंपरागत कृषि विकास योजना। दोस्तों ये एक्सटेंडेड कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का। एम क्या है दोस्तों? इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना ताकि सॉइल की हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन टर्न रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल हेल्थ। फाइनेंशियल असिस्टेंस दोस्तों 50,000 की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है पर हेक्टर 3 सालों के लिए, ताकि जो किसान हैं वो इनपुट्स ले सकें, जैसे बायो फर्टिलाइज़र हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो बिल्कुल मिनिमल करते हैं, बिल्कुल कम करते हैं, कम नहीं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं। उनकी जगह हम बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि फर्टिलाइज़र जितना कम हो सके उतना हम करें। ठीक है, तो इस स्कीम का मतलब क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज़ करना। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। इट इज़ रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन, टाइप क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोस्तों 2006 में लॉन्च की गई थी, फर्दर 2018-19 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था टू रिड्यूस इंपोर्ट एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जो बैम्बू है ना, ये बेसिकली ट्री की कैटेगरी में नहीं आता, ये एक टाल ग्रास होता है बैम्बू। बैम्बू को हमेशा से हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 उसके अंडर हमेशा इसको ट्री ही माना गया है, और कोई भी अगर इसको काटता था, तोड़ता था तो उसको इलीगल माना जाता है एंड ही वाज पनिशेबल अंडर द लॉ। तो दोस्तों अभी इसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि बैम्बू को एक जो ट्री का दर्जा था वो ख़त्म कर दिया, इसको फर्दर ग्रास कर दिया है। तो अभी अगर किसी को बैम्बू वगैरह काटना हो तो अभी कोई परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पहले होती थी, अभी अमेंडमेंट के बाद ये ख़त्म कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आता है, तो अभी कोई भी इसको मतलब कभी भी कट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एनी बैम्बू ग्रोन इन प्राइवेट और होम स्टेट लैंड नो लॉन्गर रिक्वायर्स ए फेलिंग परमिशन, ट्रांजिट परमिशन फ्रॉम एनी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कंपोनेंट्स क्या हैं दोस्तों स्कीम के? स्किल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अभी हमारे नेक्स्ट है ई नैम करके, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये बेसिकली दोस्तों एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल होता है जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी हैं यानी कि APMC मंडीज होती हैं, वो एक पूरा यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। अगर कि किसान को किसी APMC में अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं, वो इस पोर्टल पर जाएगा, इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करेगा। ये पूरे पैन इंडिया का सिस्टम है, और अगर किसी और APMC मंडियाँ किसी और ट्रेडर से अगर उसको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, अच्छी फसल के प्राइस मिलेंगे, तो वो उस अपनी फसल को वहाँ पे बेच देगा एंड ना कि जो आपके उसके पास वाली APMC है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूरे देश को जोड़ता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। टाइप क्या है दोस्तों? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है? एग्रीकल्चर एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है दोस्तों? कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी कि SFAC। ठीक है जी, हाँ अभी दोस्तों फार्म्स ऐप है, फार्म मशीनरी सोल्यूशंस ऐप। इसका एम क्या है दोस्तों? अगर कोई भी फार्मर है, अगर उसको अपनी एग्रीकल्चर मशीनरी रेंट पे देनी है या अपने इक्विपमेंट उसको बेचने हैं, तो ये जो फार्म ऐप है ये इसको हेल्प करता है ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स को सेल कर सकें। किसी और को परचेज करने हैं तो इसके थ्रू, इस स्कीम के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, फार्म्स ऐप के थ्रू। तो दोस्तों अगली स्कीम है प्रधानमंत्री अन्न तथा आय संरक्षण अभियान यानी कि PM आशा। एम क्या है? टू प्रोवाइड ए रेम्युनरेटिव प्राइस टू द फार्मर। स्टेट्स यूटीज हैव एन ऑप्शन टू इम्प्लीमेंट एदर PSS यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम और PDPS यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर नोटिफाइड ऑयल सीड इन गिवन प्रोक्योरमेंट सीजन फॉर द इंटायर स्टेट। ठीक है, रेम्युनरेटिव प्राइस देना फार्मर को, जितना अगर सपोज से मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने कहा है कि मिनिमम 200 रुपये क्वांटल कुछ अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसान को उतना नहीं मिलता तो इस स्कीम के अंदर जो जितनी डेफिशिएंसी होगी यानी कि 200 गया उसको 100 रुपया ही मिला, तो जितना अगर 100 रुपीज़ की जो कमी होगी वो ये गवर्नमेंट पूरा करती है स्कीम के अंदर। ठीक है, PM आशा के थ्रू, और PSS PDPS इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज
National Innovation on Climate Resilient Agriculture NICRA, it is launched by the Indian Council of Agriculture Research। एम क्या है इसका दोस्तों? इंडियन एग्रीकल्चर को रिसिलियंस करना क्लाइमेट चेंज और दूसरी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज के थ्रू स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी को रिसर्च करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ करते हो हमारे इंडियन जो क्लाइमेट है, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है, इसको ससेप्टेबल बनाना है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, 4 कंपोनेंट होते हैं इसके दोस्तों, स्ट्रेटेजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्पॉन्सर एंड कॉम्पिटिटिव ग्रांट। और नेक्स्ट इज ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, यानी कि ई रकम। ये दोस्तों जॉइंट इनिशिएटिव है एमएसटीसी का। ये क्या है? एमएसटीसी एक मिनी रत्ना पीएसयू है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल रेटेड वेयर हाउसिंग कंपनी। एम क्या है दोस्तों? एक ना ऑक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ताकि उनको उनके प्रोड्यूस के एक रीजनेबल प्राइस मिले और वो मिडल मैन के हत्थे ना चढ़े। ठीक है, ताकि उनको ऑक्शन का, उनकी फसल का एक अच्छा प्राइस मिले। फार्मर्स को जो पैसा होगा वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में मिला जाएगा अंडर द ई रकम प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, मेघदूत ऐप, इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। डेवलप किसने किया है इसको? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एम क्या है दोस्तों? लोकेशन टू प्रोवाइड लोकेशन, क्रॉप एंड लाइफस्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी टू फार्मर्स इन लोकल लैंग्वेजेस। इन्फॉर्मेशन इज नॉट बेस्ड ऑन रियल टाइम बट अपडेटेड ट्वाइस अ वीक। मतलब वही है कि दोस्तों की वार्निंग वगैरह देना, लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनकी लोकेशन प्रोवाइड करना, वेदर बेस्ड इन्फॉर्मेशन देना किसानों को उनकी लोकल लैंग्वेजेस में। ठीक है, हर हफ्ते में 2 बार दी जाती है इसको। ठीक है, मेघदूत ऐप के थ्रू। हमारी नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि सिंचाई शिक्षा योजना। एम क्या है दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्स बनाना ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में और काउ बेस्ड इकोनॉमी फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस एंड सॉइल हेल्थ। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, नेचुरल फार्मिंग में भी और काउ बेस्ड इकोनॉमी में, ताकि इन्वायरमेंट भी सस्टेन हो रहे और सॉइल हेल्थ भी हमारी इंप्रूव रहे। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मर्स के किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में और दूसरे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताया जाता है अंडर द दिस स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि सिंचाई योजना। सो दोस्तों, हम आगे हैं अभी नेक्स्ट स्कीम पे। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर हमारी फर्स्ट स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान स्कीम, जिसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहते हैं। दोस्तों ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर कितना है? 10 साल का। पर्पस क्या है? स्मॉल और मीडियम सिटीज़ को बिग सिटीज़ के साथ कनेक्ट करना थ्रू एयर सर्विस। सपोर्ट टू एयरलाइंस को कौन देते हैं? फॉर्म ऑफ द कंसेशन एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मैं सपोज एक प्राइवेट कंपनी हूँ, मैं वहीं पे पैसा ही अपने इन्वेस्ट करूँगा, कैपिटल इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। सपोज अगर मैं कहीं पे 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे कल को अगर मैं पैसे लगाने तो वो मुझे 200 करोड़ रुपया कम से कम मिनिमम आउटपुट तो दे मेरा। लेकिन दोस्तों कई बार कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे मतलब कैपिटल तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो आपको उतना ज़्यादा इनपुट यानी कि रेवेन्यू नहीं दे सकते। जैसे कि अगेन सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ की लागत है और जब वो ऑपरेट हो जाएगा वो सिर्फ 75 करोड़ रुपीस ही जनरेट करेगा। तो आप बोलोगे कि भैया ये प्रोजेक्ट बनाने की नीड क्या हुई? तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर हो, यानी कि यहाँ पे जो आम मासेस की हेल्प हो एक सोशल पर्पस के लिए, सोशल कॉज के लिए। वहाँ पे ये ऑब्वियसली दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर तो फंडिंग लगाएगा नहीं, क्योंकि इनको तो लॉस हो रहा है। तो इस केस में दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो पैसे लगाती है, जो कि फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव तो नहीं है, लेकिन जो सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ह्यूमन की अपलिफ्टमेंट कर सके, सोशल वेलफेयर करेंगे, वेलफेयर ऑफ द मासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उस देखा जाता है कि कितनी फंडिंग है, यानी कि 100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे 75 करोड़ रुपये जनरेट करेगा। तो जितना गैप होता है इसको बोलते हैं वाइबल गैप। तो इतनी जितना गैप होगा इतने पैसे गवर्नमेंट दे दी। अगर गवर्नमेंट खुद भी नहीं देगी तो प्राइवेट सेक्टर कुछ ऐसे इंसेंटिव देगी ताकि प्राइवेट सेक्टर खुद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसलिए दोस्तों वो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे इनकम तो मतलब शायद नहीं आ सकती, लेकिन विच आर एसेंशियल फॉर द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, उस केस में वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा।
हाँ तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम के, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन सिटीजन विद एन इनहेंस्ड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर कनेक्टिविटी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में एविएशन कनेक्टिविटी लेके आना, इनकी ये अपना बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एयरपोर्ट वगैरह बनाना। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे की जर्नी के लिए जिसका यानी कि हाफ एन आवर जर्नी हो है, जिसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर हो, उसका रेट है 2500 रुपये, 2500 लिया जाता है। एयरलाइंस को ये मैंडेटरी है, उनको 50% एयरलाइंस को 50% ऑफ द सीट उनको हमेशा रिजर्व रखनी ही पड़ेगी, उनको सब्सिडाइज रेट पे देनी पड़ेगी। वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रेशियो क्या है दोस्तों, 80-20, यानी कि 80% सेंटर देगा और 20% स्टेट देगा। ठीक है जी। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं दोस्तों, अभी उड़ान के अंदर एक लाइफलाइन उड़ान है जिसमें कि मेडिकल कार्गो अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना था पैंडेमिक के दौरान तो ये वाला यूज़ हुआ था। कृषि उड़ान के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी मार्केट की, किसान की या फार्मर की, वो एक इंडिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एयरप्लेन के थ्रू लिया जाएगा, ताकि जो क्रॉप जल्दी ख़राब होती हैं जैसे कि टॉप्स होती हैं, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो में वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ताकि उनमें इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो सके, उनको लॉस ना हो, इसलिए कृषि उड़ान उसके लिए है। ठीक है दोस्तों। और इंटरनेशनल उड़ान, रूट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी टू फ्रॉम गुवाहाटी टू इम्फाल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, डिजी यात्रा प्रोजेक्ट एम क्या है, पेपरलेस ट्रैवल को प्रमोट करना, ताकि सबका सारा कुछ डिजिटली हो, आपकी टिकट डिजिटली हो, उसकी चेकिंग डिजिटली हो, सब कुछ पेपरलेस ट्रैवल को प्रमोट करना और आइडेंटिटी चेक्स को अवॉइड करना एट मल्टीपल पॉइंट इन द एयरपोर्ट। यूनिक डिजी यात्रा आईडी इशू की जाती है दोस्तों इस स्कीम के अंडर, और डिजी यात्रा फाउंडेशन एक सेटअप की गई है, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएटिंग द डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्कीम आ गई मिनिस्ट्री ऑफ कोल। दोस्तों इसके अंदर पहली स्कीम है शक्ति, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया पॉलिसी। एम क्या है दोस्तों, हर एक थर्मल पावर प्लांट को कोल की अवेलेबिलिटी ईजी से हो जाए और इंश्योर करेगा ताकि उनको कोयले की फैसिलिटी ईजी हो जाए। ये क्या करता है दोस्तों, इट हेल्प जनरेटर टू गेट चीपर कोल एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द जनरेशन। कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 गवर्न्स कोल लिंकेज टू द पावर सेक्टर। ठीक है, यानी कि कोल इजीली मिल जाए थर्मल पावर प्लांट को, ये है शक्ति मिशन। दोस्तों नेक्स्ट स्कीम इज खान प्रहारी। एम क्या है दोस्तों, अगर किसी भी टाइप की इलीगल माइनिंग हो रही है, यानी कि रेड होल माइनिंग होती है, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में होती है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे दोस्तों, नागालैंड में छोटी छोटी टनल बनाई जाती हैं दोस्तों, जिसमें कि बच्चों को घुसाया जाता है और वो कोल इलीगली माइन करते हैं, विच इज़ बैंड, करंटली बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, रेड होल माइनिंग हो गई, पिलफ्रिज हो गई। पिलफ्रिज हो गया क्या है, पिलफ्रिज क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे अमाउंट में किसी चीज़ को चोरी करना। इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए खान प्रहारी एक ऐप बनाई गई है, इट इज़ ए टूल फॉर रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस रिलेटेड टू इलीगल कोल माइनिंग। ठीक है, कोई भी अगर किसने रिपोर्ट करना हो दोस्तों, वो इस जियो टैग फोटोग्राफ को अपलोड कर सकता है इस पोर्टल पे, ताकि टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के साथ और रिपोर्ट करवा सकता है कि इलीगल एक्टिविटी चल रही है, यानी कि इलीगल माइनिंग हो रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट की मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर दोस्तों पहली स्कीम हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। एम क्या है इसका, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एलिजिबल स्टार्टअप्स को थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर। दोस्तों जो स्टार्टअप होते हैं उनको 70 लाख तक का मतलब इनिशियल फंडिंग मिल सकती है, और इंक्यूबेटर होते हैं उनको 5 करोड़ तक। प्रेफर्ड सेक्टर कौन से हैं दोस्तों जिनमें इनको फंडिंग मिलने के चांसेस हैं, सोशल इम्पैक्ट होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा, वाटर मैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। बेनिफिट्स क्या होंगे दोस्तों, इट इनेबल स्टार्टअप्स टू रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, इनकी फंडिंग के लिए इनको हेल्प हो जाती है। ठीक है, लोन लेने में। हाँ जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एम क्या है दोस्तों, एक पूरे देश में एक रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस करना अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट लिया जाता है किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, उसको प्रमोट किया जाता है पूरी कंट्री में, ताकि होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहले यूपी में हुआ था स्टार्टिंग। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्कीम इज निर्यात बंधु स्कीम। एम क्या है दोस्तों इसका, नए और पोटेंशियल एक्सपोर्टर इंक्लूडिंग एमएसएमई को रीच आउट करना, उनको मेंटर करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, काउंसलिंग सेशन और इंडिविजुअल फैसिलिटेशन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये स्कीम का एम है निर्यात बंधु के, यानी कि जो भी कोई भी छोटे मोटे एक्सपोर्टर हैं उनको अवेयरनेस लेके आना, उनको मेंटर करना, प्रोग्राम देना, काउंसलिंग करना। ठीक है, इस स्कीम के अंदर, निर्यात बंधु के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट स्कीम इज नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम। एम क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन को भी बूस्ट करना। सेक्टर कौन से कवर्ड हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग सेक्टर कवर्ड हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाता है टू प्रोसेस एंड अप्रूव प्रपोजल्स ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट। ठीक है,
दोस्तों वही हमारी नेक्स्ट स्कीम आ गई मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें पहली है दर्पण प्रोजेक्ट, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। इस स्कीम के अंदर दोस्तों क्या है, जितने भी गांव हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूड करना, यानी कि एटलीस्ट हर एक घर में कम से कम किसी ने एक RPLI यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज तो लिया ही हो, ताकि हर एक जो लोग हैं या हर एक घर है हमारा रूरल सेक्टर का वो फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ जाए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है दर्पण। एम क्या है दोस्तों, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन, यानी कि मिनिमम हर एक घर, मिनिमम एटलीस्ट वन हाउस ऑफ द विलेज हैज सब्सक्राइब्ड रूरल PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड ए लो पावर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू ईच ब्रांच पोस्टमास्टर। दर्पण PLI अब क्या है, फॉर सीमलेस कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा है नेक्स्ट स्पर्श योजना। एम क्या है दोस्तों, टू इंक्रीज द कलेक्शन एंड स्टडी द पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स की जो हॉबी है उसको इंक्रीज करने के लिए स्पर्श योजना लॉन्च की गई थी। दीनदयाल स्पर्श स्टैंड फॉर स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी योजना। दोस्तों ये एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड करता है किसको, जो बच्चे 6th से 9th के बीच में हो, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो और वो फाइलेटली यानी कि स्टैम्प कलेक्शन अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हो। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, ये स्कीम अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, PM वानी स्कीम। इसका मेन एम क्या है, पूरे देश में वाईफाई को प्रमोट करना, यानी कि हर गली नुक्कड़ में वाईफाई का कम से कम एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वाईफाई पक्का चले। एम क्या है इसका, टू एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री बाय इन्विजनिंग प्रोविजन ऑफ ब्रॉडबैंड थ्रू पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइडर। दोस्तों लोकल शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट को इनकरेज करता है ताकि वो वाईफाई प्रोवाइड करें फॉर द लास्ट माइल कनेक्ट इंटरनेट डिलीवरी। दोस्तों इसमें कोई लाइसेंस रिक्वायर नहीं होता, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होती है इस स्कीम के अंदर। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट हैं दोस्तों, पब्लिक डाटा ऑफिस हो गया, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर हो गया, ऐप प्रोवाइडर हो गया, सेंट्रल रजिस्ट्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्कीम। सो अवर हमारी अगली स्कीम है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर सबसे पहले आएगी दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ एवोल्यूशनाइज्ड आई से द जो लोकल है उनको, जो मतलब BPL लोग हैं उनको एक्सेस ऑफ फूड काफ़ी इजीली प्रोवाइड किया है स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने। ठीक है, हाँ इसका क्या पर्पस है दोस्तों, टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है यानी कि फंडिंग शेड है दोस्तों। देश की 67% कंट्री पॉपुलेशन इसके अंडर कवर्ड है, यानी कि 75% रूरल में और 50% अर्बन पॉपुलेशन इसके अंडर कवर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, a legal right to person belonging to eligible household to receive food grains at subsidized price under the targeted public distribution system। subsidized rate पे food grains provide करना to the eligible household under the targeted public distribution system। ठीक है जी, बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों जो अंत्योदय अन्न योजना है इसके अंदर, उसके अंदर हर एक फैमिली जो BPL है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 35 kg का राशन मिलता है पर फैमिली पर मंथ। ठीक है, इसी के अंडर राइस आपको 3 रुपये kg पर मिलते हैं, वीट आपको 2 रुपये पर kg मिलते हैं, कोर्स ग्रेन होता है वो 1 रुपये पर 1 रुपीज़ पर kg आपको मिलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एम क्या है दोस्तों, टू प्रोवाइड राइस वीट एंड कोर्स ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल एलिजिबल हाउस होल्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू December 31, 2023। इम्प्लीमेंटेशन क्या है दोस्तों, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्लान। दोस्तों ये स्कीम भी काफ़ी न्यूज़ में थी। इसका पर्पज़ ये है, अगर कोई UP से कोई आदमी है वो हमारे जम्मू कश्मीर में आके काम कर रहा है, तो अगर उसका कार्ड जम्मू उत्तर प्रदेश का बना है लेकिन वो BPL के अंदर फॉल करता है दोस्तों, तो उस स्कीम के इस 1 नेशन 1 राशन कार्ड के थ्रू वो जो उसका राशन कार्ड होगा UP का, वो हमारे जम्मू में किसी भी FPS स्कीम यानी कि फेयर प्राइस शॉप में अपना राशन कार्ड दिखा के यहाँ से भी राशन ले सकता है। दैट इज़ द पोर्टेबिलिटी, यानी कि पोर्टेबिलिटी करना राशन कार्ड की, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, टू इम्प्लीमेंट नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड इशूड बाय द स्टेट और यूटी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों बेनिफिशरीज होते हैं वो अपने फूड ग्रेन्स कहीं जो इंटाइटल है उनके वो कहीं से भी E-पोस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल या इनेबल्ड फेयर प्राइस शॉप किसी भी दुकान से ले सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर के अंडर। इसके अंदर प्रोजेक्ट मौसम दोस्तों स्कीम है। एम क्या है दोस्तों इस स्कीम का, इंडियन ओशन के जो मल्टी फेसेटेड हैं यानी कि इंडियन ओशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना,
उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करना, हिस्टोरिकल रिसर्च करना इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चरल, कमर्शियल, रिलीजियस इंटरेक्शन इन द इंडियन ओशन। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू इंस्क्राइब प्लेसेस एंड साइट्स अंडर प्रोजेक्ट एज ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? ASI। टेनर कब था? अब तो 2023 से। समझ आया ना? यानी कि इंडियन ओशन का जो है हमारा, उसका सारा हिस्टोरिकल रिसर्च करना, उसमें पोटेंशियल एक्सप्लोर करना, क्या क्या हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करना, ताकि उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाल सकें। ठीक है, ASI इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर दोस्तों अग्निपथ स्कीम है। पर्पस क्या है? मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। मेन पर्पस का मिलिट्री मॉडर्नाइज करना। कैसे करेंगे? जब आप सैलरी कम करोगे, पेंशन कम करोगे, इनको डाइवर्ट करोगे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ, तब आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगी। ठीक है, ये पर्पस आ गया इसका। मेथड क्या है? शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट मॉडल होता है, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल कहते हैं। इजराइल में भी यही फॉलो होता है, दूसरी कंट्रीज में भी यही फॉलो होता है, टूर ऑफ ड्यूटी। अग्निवीर की एलिजिबिलिटी क्या है? 17.5 से 21 साल के बीच में वो एलिजिबल हैं, जो भी कर सकते हैं। करंट ईयर में 23 साल चल रहा है। ठीक है जी। बेनिफिट्स क्या होगा? एम्पावर डिसिप्लिन एंड स्किल यूथ विद मिलिट्री इथोस इन द सिविल सोसाइटी। कितनी एज की, कितने साल की सर्विस होगी दोस्तों? 4 ईयर्स, 4 साल की सर्विस होगी अग्निपथ स्कीम में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहेंस यूथफुल प्रोफाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, अट्रैक्ट यंग टैलेंट एंड इंश्योर यूथ रिमेन एन एसेट। परमानेंट इनरोलमेंट। सपोज अगर 100% इनरोल हुए दोस्तों, उसमें से 25% को ही, टोटल रिक्रूट को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। 75% विल बी रिटायर्ड। सपोर्ट मेजर दोस्तों, जो रिटायर होंगे उनके लिए क्या स्कीम है, उनके लिए क्या कुछ प्रोविजन है? 75% जो रिटायर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड में, डिफेंस सिविलियन पोस्ट में, और 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर PSU में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है उनके लिए 10% कोटा रखा जाएगा। कहाँ पे? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में और असम राइफल्स में। असम राइफल्स भी है, वहाँ पे 10% रिजर्वेशन मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनाउंस किया है इनको स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाएगा। अगर किसी अग्निवीर ने मर्चेंट नेवी वगैरह में जाना होगा, उनको ईजिली लिया जा सकता है। अभी रिसेंटली दोस्तों महिंद्रा ने भी अनाउंस किया था कि उन्होंने भी कुछ रिजर्वेशन रखी है इनके लिए, अग्निवीर के लिए। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। मेन पर्पस क्या है इसका? मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, ताकि जो डिफेंस के रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो भी हम इंडिया में ही बना सकें और इसको एक्सपोर्ट करें। दोस्तों इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। DRDO ने दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनर किया है सपोर्टिंग एजेंसी इन द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। एम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस बाय बिल्डिंग इंडिजिनियस स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम फॉर द डिफेंस एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, इट सपोर्ट्स इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज बाय MSMEs एंड स्टार्टअप्स टू स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। वही मेक इन इंडिया के अंदर खुद ही हम इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि डिफेंस के रिलेटेड इक्विपमेंट बना सकें। ठीक है, उसी के लिए ये स्कीम है। अभी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज अवर नेक्स्ट स्कीम। इसकी पहली स्कीम है अक्रॉस एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज। एम क्या है दोस्तों? टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड वेदर क्लाइमेट ओशन फोरकास्ट एंड सर्विसेज, यानी कि इनके सर्विसेज को इम्प्रूव करना। किसका? वेदर क्लाइमेट ओशन फोरकास्ट, इन सर्विसेज को इम्प्रूव करना। इंप्लीमेंट किसने किया है दोस्तों इसको? यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जैसे कि IMD हो गया, यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, NCM RWI, IITM IIT इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास हो गया, एंड INCOIS हो गया। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, यानी कि 100% फंडिंग सेंटर ही देती है। टेनर कितना है इसका दोस्तों? 2021 से 2026 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करना फॉर इंप्रूविंग फोरकास्ट ऑफ द वेदर क्लाइमेट एंड अदर हजार्डस इवेंट्स इन रियल टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ रिलायबल वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है इसी में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, यानी कि सफ़र। एम क्या है दोस्तों? रिसर्च बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम विद स्ट्रेटजीज ऑफ एयर पोल्यूशन मिटिगेशन गो हैंड इन हैंड विद नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक साइड से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें और दूसरी साइड जो अभी जो हैजर्ड हो गया है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसको भी हम एक साथ ही टैकल कर सकें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है जी। It provides location-specific information on air quality in near real time in metropolitan cities. It also provides forecast for 1 to 3 days in advance for the first time in the India. It is combined with early warning system on the weather parameters. ठीक है दोस्तों, चलिए सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्कीम
इट इज़ गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन डिवाइस, यानी कि जेमिनी डिवाइस। एम क्या है दोस्तों? सीमलेस एंड इफेक्टिव dissemination of emergency information, communication on disaster warning, potential fishing zones and ocean state forecast to fishermen, यानी कि सिंपल फिशरमैन को इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग डिसास्टर वार्निंग हो, यानी कि अगर सुनामी वगैरह का रिस्क है तो वो बता सकते हैं, अगर हाई टाइड वगैरह है तो वो बताना, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स बताना, किस एरिया में फ़िशिंग वगैरह की फ़िशिंग ज़्यादा हो सकती है वो बताना, ओशन स्टेट फोरकास्ट, वो सारी चीज़ें बताना, इसका काम है जेमिनी डिवाइस का। ठीक है दोस्तों ये गगन सैटेलाइट है, उसके थ्रू ये जो अपने सिग्नल है उसको रिसीव करती है और जो डाटा होता है उसको मोबाइल में ट्रांसफ़र करती है थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो INCOIS ने डेवलप किया है, डिकोड एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन 9 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है दोस्तों, यानी कि मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द फार्मर फॉर देयर वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट। चलिए नेक्स्ट आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया दोस्तों। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेक्स्ट मिनिस्ट्री पहला आएगा निपुण भारत। इसका क्या काम है दोस्तों? ग्रेड 3 में जो बच्चे हैं उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को इम्प्रूव करना। ठीक है, टू इंश्योर चाइल्ड अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेशन इन ग्रेड 3 बट 2026 से 2027 तक। PM ई-विद्या नेक्स्ट स्कीम आ गई दोस्तों। ये जितने भी हमारे डिजिटल हो गए, ऑनलाइन हो गए, ऑन एयर एजुकेशन, जितने भी एफर्ट्स हैं उनको यूनिफाई करता है to enable multi-mode access for imparting education by using technology to minimize ताकि लर्निंग लॉस हमारे मिनिमाइज हो सके, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके और बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सके हमको। ठीक है, PM ई-विद्या के अंदर जितने भी हमारे ऑनलाइन एफर्ट्स हैं, डिजिटल एफर्ट्स, उनको सबको यूनिफाई करता है PM ई-विद्या। देखो दोस्तों, ये पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसने यूनेस्को रिकॉग्निशन भी जीता है। कौन सी स्कीम ने? PM ई-विद्या ने। अब PM श्री स्कूल है दोस्तों। इसका अगर मैंने आपको MCQs में भी करवाया हुआ है PM श्री स्कूल। इसका मेन पर्पस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सके और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जा सके, उसके अकॉर्डिंग बाकी और भी एक्टिविटीज़ हैं उसके हिसाब से चले PM श्री स्कूल के अंदर। ठीक है, एम क्या है दोस्तों? दे विल बी द स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स एंड एक्ट एज ए लेबोरेटरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फुल्ली इक्विप्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इसमें जो टीचर होंगे सॉरी अबाउट दैट, टीचर होंगे वो भी काफ़ी सारे लर्नड होंगे, एजुकेटेड, क्वालिफाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, अगली नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टार्स प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में शेयरिंग होगी। एम क्या है दोस्तों? पूरा जो ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ इन द इंडियन स्कूल पूरा इम्प्रूव करना, ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ इन द इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। टेनर क्या है दोस्तों इसका? दोस्तों 2024 से 25 तक रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने इसको एक्सटर्नल सपोर्ट किया है और $500 मिलियन प्रोवाइड किए हैं। 6 स्टेट में कवर्ड हैं। कौन सी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेट कौन सी? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला एंड उड़ीसा। ठीक है, ये 6 स्टेट हैं, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। एम क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना, जो कि 1st से 8th क्लास में है। टेनर कब से है? 2025 से 26 तक रहेगा। एक कुकड मील उनको दिया जाएगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है टू एलिजिबल चिल्ड्रन, यानी कि जो गरीब हैं, जो ज़्यादा पुअर फैमिली से आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये 1995 में लॉन्च किया था एज ए मिड डे मील स्कीम। ऑलराइट दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कपिला प्रोग्राम, यानी कि कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। दोस्तों इस स्कीम के अंडर क्या है, जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे जो फैकल्टी होगी, वहाँ जो बच्चे होंगे, अगर वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करना, और ताकि अगर कल को वो कोई इनोवेशन करते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको अवेयर करना कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉपीराइट वगैरह कैसे लेंगे, उसका ट्रेडमार्क कैसे लेंगे, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या मेजरमेंट होती हैं, ताकि उनको अवेयर किया जा सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक आउटलाइन है इसका। एम क्या है दोस्तों? टू रिकॉग्नाइज, फैसिलिटेट एंड फेलिसिटेट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनोवेशन बेस्ट प्रैक्टिस इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लॉन्च किसने किया दोस्तों? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने। दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो वाले इंस्टीट्यूशन को जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पार्ट है, ताकि वो पेटेंट फाइल करना हो। किसने अगर पेटेंट वगैरह फाइल करना है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
दोस्तों सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस ही नहीं, ये इनको अवेयरनेस भी देता है रिगार्डिंग द नीड ऑफ द आईपी फाइलिंग मैकेनिज्म और मेथडोलॉजी इन्वॉल्व इन फाइलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ग्लोबली स्पेशली अमंग द स्टूडेंट एंड द फैकल्टी। ठीक है दोस्तों, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अवेयरनेस दिया जा सके, उनको अगर कुछ पेटेंट वगैरह करवाना है उनकी हेल्प करता है कपिला प्रोग्राम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारा इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका एम क्या है, आज के टाइम में जो हमारे सामने प्रॉब्लम है यानी कि इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। कैसे? ताकि आप नॉलेज को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करो। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड इशू आता है कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर अपनी उसको नॉलेज को कैसे टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकता है ताकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हम हैंडल कर सकें, उसी टाइप के प्रॉब्लम को इम्प्रिंट कहा जाता है। ठीक है, आज के टाइम के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना यूजिंग टेक्नोलॉजी। कवरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसने उच्चतर आविष्कार योजना को अपने अंदर सब्ज्यूम किया, यानी कि इट हैज़, अभी ये जो स्कीम है इसके अंदर मर्ज होगी। ठीक है जी, चलिए। सो नेक्स्ट स्कीम इज़ इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, यानी कि इम्प्रेस स्कीम। दोस्तों इसका एम क्या है, सोशल साइंस में इंकरेज करना, रिसर्च को इंकरेज करना ताकि जो पॉलिसी फार्मूलेशन में हमारी हेल्प हो सके। अभी ब्यूरोक्रेसी दोस्तों कोई भी कोई पॉलिसी फार्मूलेट करती है तो सोशल जो हमारे सोशल साइंस होते हैं उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए सोशल साइंस रिसर्च को इम्प्रूव करना पॉलिसी रेलेवेंट एरिया में, ताकि वो वाइटल इनपुट्स प्रोवाइड कर सकें कहाँ पे, पॉलिसी फार्मूलेशन में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी इवेल्यूएशन में। ठीक है जी, इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन सी है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। एलिजिबिलिटी क्या है, सारे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फंड्स रिसर्च प्रपोज इन सोशल साइंसेज विद मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द गवर्नेंस एंड द सोसाइटी। ठीक है जी, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है हमारी स्पार्क स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। दोस्तों इसमें ये होता है कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं हम उनकी कोलैबोरेशन करते हैं फैकल्टियों के साथ एंड दूसरे कॉलेजेस के साथ, बाहर के इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, ताकि पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का, इनोवेशन का जो हमारे पास इसका बूस्ट है वो मिल सके। ठीक है, बाहर के फैकल्टी आते हैं, वो विजिट करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं दूसरे एक्सटर्नल कॉलेजेस के साथ स्पार्क प्रोग्राम के अंदर। एम क्या है दोस्तों, टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ द इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, facilitating academic and research collaboration between India and institution and the best institution from 28 selected nation, 28 नेशन सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करना। ठीक है, टू जॉइंटली सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेलेवेंस। एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, सारे इंस्टीट्यूशन जो टॉप 100 में आए हैं NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो सारे एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है जी, ऑल इंडिया रैंकिंग NIRF के अंदर। हाँ दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम। दोस्तों इस स्कीम के अंडर युवा यानी कि जो ऑथर हैं, जो यंग ऑथर हैं, उनको प्रमोट करना है जिनकी एज लेस देन 30 है, ताकि पूरे देश में बुक रीडिंग का, बुक राइटिंग का, इनका जो कल्चर है वो प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी, ये एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है। एम क्या है दोस्तों, जो यंग और बडिंग ऑथर्स हैं जिनकी एज 30 ईयर से कम है उनको प्रमोट किया जा सके, so as to promote reading, writing and book culture in the country। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। एम क्या है दोस्तों, टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू विच देयर स्किल एंड नॉलेज, टू इनरिच देयर स्किल एंड नॉलेज in centers of excellence across the country. Gifted children will be mentored and nurtured by renowned experts in different areas so that they can reach full potential. To begin with 2 areas science and performing arts will cover, यानी कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारी कंट्री के उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको मेंटर किया जाएगा ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकें। पहले जो 2 एरिया सेलेक्ट किए गए हैं कौन से, साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है जी, चलिए दोस्तों ये हमारा आज का सेशन की फाइनल स्कीम है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्रामिंग के इक्विप। एम क्या है दोस्तों, अशरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन सेक्टर ओवर 5 ईयर्स। हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन करना ताकि पूरा उस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ठीक है, 5 साल का ड्यूरेशन है दोस्तों, 2019 से 2024 के बीच में। दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी 2 स्टेट या कोई भी 2 यूनियन टेरिटरी या कोई भी एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया जाता है ताकि एक स्टेट जो है वो दूसरे का कल्चर सीखे और दूसरे स्टेट जो पहले का कल्चर सीखे। इससे क्या होगा दोस्तों,
देश में डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और टॉलरेंस आती है और एक दूसरे की वैल्यूज़ के भी पता चलता है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम क्या है? टू सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेसिप्रोसिटी बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड ड्यूटीज। वन स्टेट यूटी इज पेयर्ड विद अनदर स्टेट यूटी इन इंडिया फॉर रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। इससे दोस्तों वही हारमोनी बढ़ती है, कल्चर हमारा एक्सचेंज होता है, पता चलता है दूसरों का, हम वैल्यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और फ्रेटर्निटी की वैल्यू भी बढ़ती है हमारी। फ्रेटर्निटी कहाँ पे मेंशन है दोस्तों? प्रियम्बल में। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतनी ही स्कीम्स हम रखते हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम कल लेके आएंगे, बाकी जो पेंडिंग स्कीम्स हैं वो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप दोस्तों सेशन पूरा देखना, इसकी मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है सर, ओके, विल सी यू टुमारो।